हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और दोस्तों ये हैं आपकी 25 क्वेश्चन दोस्तों कहने के लिए हैं। इसमें जो है मैंने 200 फैक्ट शामिल किए हुए। हर क्वेश्चन में दोस्तों उससे जुड़े हुए आसपास के सभी फैक्ट एक जगह आपको मिल जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आपको क्लास जो है पसंद आ जाए, उपयोगी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। आप 1 मिनट का समय निकाल कर इसे पढ़िएगा। इसमें जो है जो भी कंटेंट दिया हुआ है इन सभी का सारांश यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो है क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए बात करते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप जो हिस्ट्री क्लास मेरी देख रहे हैं तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से वेद पढ़ाए हुए थे। उन्हीं में से आपका जो पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए कि वेद त्रयी क्या होता था, तो जो प्रारंभ के 3 वेद थे जिनमें देवताओं की स्तुतियों संबंधी बात की गई थी उन्हें क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। अब इनमें तीनों में जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में देवताओं से संबंधित बातें हैं, मंत्र हैं, स्तुतियां हैं, इसलिए वेद त्रयी में शामिल किया गया। जबकि अथर्ववेद में ऐसी बात नहीं है, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए, इससे जुड़े हुए जो है दोस्तों प्रश्न देखते हैं। हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगर पूछा जाए अथर्ववेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्राह्मण जो ग्रंथ हुआ करते थे तो अथर्ववेद का ब्राह्मण जो कहलाता था उसे क्या कहा जाता था, गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए इसके अरण्यक कौन से होते थे दोस्तों, कोई भी अरण्यक जो है इसका नहीं है अथर्ववेद का। आपसे पूछा जाए अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक है आपका मुंडक उपनिषद, किसका है? अथर्ववेद का है। मांडूक उपनिषद किसका है दोस्तों? अथर्ववेद का ही है, आपको ध्यान रखना है। मुंडक उपनिषद में ही हमें क्या देखने को मिल जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मांडूक उपनिषद दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद है जिनकी संख्या 108 है। उनमें से आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे कि ब्रह्मा जो है इसके अध्ययन करने वाले को कहा जाता था। इसका उपवेद क्या है दोस्तों? अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है आपका शिल्पवेद, आपको याद रखना है। और शिल्पवेद की रचना किसने की हुई थी? विश्वकर्मा द्वारा शिल्पवेद की रचना की गई थी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा तरीका रहने वाला है। सभी क्वेश्चन में जो है इसी प्रकार से बातें करेंगे। आपसे पूछ जाए इसका विषय क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे शायद ऐसा पूछ ले कौन से विषय में जादू टोना मतलब यज्ञ अनुष्ठान के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसमें यज्ञ के बारे में नहीं है, अनुष्ठान के बारे में नहीं है। इसमें दोस्तों जादू के बारे में बताया गया है, इसमें औषधियों के बारे में बताया गया है, इसमें तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है। चलिए अगले, सबसे आपसे पूछ जाए कि सबसे मतलब बाद में लिखा गया वेद कौन सा है, वो आपका अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन नहीं किया गया है। दोस्तों यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन नहीं किया गया है तो ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, लेकिन अथर्ववेद में जो है यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन नहीं किया गया है। तो यज्ञ का जो मुख्य विषय वस्तु दोस्तों है, किसका यज्ञ मुख्य विषय वस्तु है, तो यजुर्वेद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण विषय क्या है, यज्ञ संबंधी नियम जो है किसमें है, यजुर्वेद में है। चलिए यजुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों बात करें, इसका विषय वस्तु जो है किससे, यज्ञ से संबंधित है। इसके ब्राह्मण कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना है शतपथ ब्राह्मण किसका है, तो आप क्या बताएंगे, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। किसका है, यजुर्वेद का। आपसे पूछ जाए इसका आरण्यक कौन सा है दोस्तों, ये भी आपका शतपथ ही होगा। आपसे पूछा जाए कि इसके उपनिषद कौन से हैं, किसके, यजुर्वेद के जो उपनिषद है दोस्तों, एक तो आपको ध्यान रखना है, एक आपका जो है छांदोग्य उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, ये जो यजुर्वेद का अध्ययन करता था उसे फ्रेंड से अधर्व्यू कहा जाता था। क्या कहते थे, अधर्व्यू यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता था, यजुर्वेद का जो उपवेद था उसका नाम था धनुर्वेद। आपसे पूछा जाए
यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या था? तो फ्रेंड्स, अगर यजुर्वेद की विषय वस्तु की बात करेंगे तो यज्ञ संपादन की विधियों से संबंधित है कौन सा वेद? यजुर्वेद। चलिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सविता से संबंधित है? दोस्तों, सभी को पता होगा, मैं अगर बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा, सविता जो है दोस्तों, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो सूर्य देवता होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सविता कहा जाता था। और ऋग्वेद का जो है दोस्तों तीसरा मंडल किससे संबंधित है? इसमें गायत्री मंत्र देखने को मिल जाता है। इसमें क्या मिल जाता है आपका? गायत्री मंत्र देखने को मिल जाता है। और गायत्री मंत्र किसको दिया गया है? सविता को दिया गया है। तो बात आई है किसकी? ऋग्वेद की। चलिए बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद की हम बातें करेंगे तो कौन कौन सी बातें होंगी हमारी? आपसे पूछ जाए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशिकी। ये दो जो हैं ऋग्वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। आपसे पूछा जाए आरण्यक इसके कौन है दोस्तों, तो ऐतरेय और कौशिकी इसके आरण्यक हैं, मतलब दोनों वही हैं। और उपनिषद कौन है? ऐतरेय और कौशिकी ही ऋग्वेद के उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, सभी तीनों क्या है? एक जैसे हैं। और अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है, तो आपको दो की ही ध्यान रखना है। अगली बात करें, ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, तो आपका जवाब होगा कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होत्र कहलाता था। ऋग्वेद का उपवेद क्या हुआ करता था, तो दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद था उसे आयुर्वेद कहा जाता था। और आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रजापति द्वारा जो है आयुर्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या होता था, तो दोस्तों प्रार्थना संबंधी सूक्त इसमें दिए गए। ये बातें थी दोस्तों ऋग्वेद संबंधी। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है और इसकी जो तुलना है जिंद अवेस्ता से की जाती है। जिंद अवेस्ता दोस्तों ये क्या था? ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ऋग्वेद संबंधी जो है सभी वेदों संबंधी इतनी बातें आपको कम से कम जो है पता होनी चाहिए। जब भी एक वेद की बात आए तो ये सभी बातें आपके दिमाग में जो है गुजरनी चाहिए। इन्हें आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो ये बातें जो है वेदों का मैंने सारा इसी प्रकार से फ्रेंड्स में पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ तो जो है टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज इसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, जो कि फ्री में सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को भोपाल कब स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर बात की जाए, शुरुआत में स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1970 में। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? दिल्ली में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में दोस्तों आपका भारत भवन बनाया गया था। भारत भवन की स्थापना हुई थी। 1983 में भी बहुत चीजें हैं, तो खैर यहाँ पर समझिएगा। ये जो है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और यह दोस्तों बाद में 1982 में से कहाँ लाया गया था? भोपाल स्थानांतरित किया गया था। तो इसे स्थानांतरित कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा आपका 1900 जो है दोस्तों 82 में से क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कहाँ पर? याद रखिएगा, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो कितने केंद्रीय संग्रहालय हैं? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय संग्रहालय हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका भोपाल में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। दूसरा दोस्तों इंदौर में है, जो होलकरों द्वारा नवरत्न मंदिर हुआ करता था, नवरत्न मंदिर, वहीं पर जो है संग्रहालय बना दिया गया, जिसे केंद्रीय संग्रहालय, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। और तीसरा है दोस्तों रायसेन जिले में, जिसका नाम है सांची पुरातत्व संग्रहालय। तो ये दोस्तों 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है बनवाया गया था। ये 3 संग्रहालय मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय हैं, आपको याद रख लेने हैं। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है राज्य संग्रहालय है वर्तमान में, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। और इसे जो है 1909 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनवाया गया था। सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनवाया गया था। बाद में यह क्या बन गया? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय बन गया। अगली बात करते हैं इसमें, आपसे शायद मध्य प्रदेश के राज्य स्तर के अन्य संग्रहालय पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है आपका भोपाल में है, जो पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। आपसे पूछे रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि ओरछा में जो है रामायण कला संग्रहालय। आपसे पूछे कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा कि छतरपुर में महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। आपसे पूछे रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा कि जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती संग्रहालय। आपसे पूछे तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों रामवन सतना में आपका एक तुलसी संग्रहालय देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछे गुजरी महल महाल लिखा हुआ है, तो गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये मिल जाएगा आपको ग्वालियर में। तो दोस्तों अगर क्लास में मजा आ रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये पहले दिल्ली में हुआ करता था और इसे बाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया? भोपाल में स्थानांतरित किया गया। ये जो है देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, मानव सभ्यता के विकास को प्रदर्शित करने वाला। भारत भवन जो है 1982 बनाया गया था और ये कहाँ पर है आपका? ये भोपाल में है। विधानसभा भवन दोस्तों वर्तमान में जो है मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। सॉरी ये जो है, हाँ बात करेंगे भी आएगा आगे चल करके। जो विधानसभा भवन इंदिरा गांधी जो विधानसभा भवन है वर्तमान में पहले से मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय मंदसौर जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये तो फ्रेंड्स आपका निवाड़ी जिला में पड़ता है। आपसे पूछे यशोवर्मन संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका मंदसौर में है। आपसे पूछे बघेल संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है फ्रेंड्स उमरिया जिले में। आपसे पूछे अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स आपका महेश्वर में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आपका ये पड़ता है। क्या पूछा है मंदसौर में कौन संग्रहालय है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ अन्य संग्रहालय देखते हैं मध्य प्रदेश के जो निजी स्तर के संग्रहालय हैं। आपसे पूछा जाए कि कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम कहाँ पर है? फ्रेंड्स ये वो चीजें हैं जो आपसे कभी कभी नहीं बनती हैं। ये रीवा में है कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम। आपसे पूछे राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपको मृगेंद्र सिंह संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा? शहडोल मिलेगा। ये दोस्तों सामान्य क्वेश्चन सभी से बन जाते हैं, लेकिन ऐसे फैक्ट जो 2-4 नंबर से जो टेस्ट रुकता है ना तो फैक्टों पे ऐसे रुकता है। आपसे पूछे गंधर्वपुरी संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों देवास में है आपका गंधर्वपुरी संग्रहालय। अगली बात करें आशापुरी संग्रहालय कहाँ पर है? तो गंधर्वपुरी देवास में है। और आशापुरी संग्रहालय कहाँ पर है आपका? रायसेन जिले में है। दोस्तों यहाँ पर परमार वंश से संबंधित जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य वो संकलित करके रखे गए। खरात खुला संग्रहालय कहाँ पर है? यह मिल जाएगा आपको भिंड जिला में खरात खुला संग्रहालय। महाराजा सीतामऊ संग्रहालय दोस्तों मंदसौर जिले में ही, याद रखिएगा। राजमहल मढ़गिया संग्रहालय जो है जबलपुर में है। और कुंडेश्वर संग्रहालय आपका कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। ये बातें आपको ध्यान रखना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अर्थात यदि आप PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी बताइएगा, क्योंकि भाई जो मेरा सिस्टम है, स्टूडियो है, थोड़ा सा कम स्पेस का बन जाता है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अगली बात करता हूँ कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए, माना कि ये जो है आपका, भाई कैसा बनता है वो भूल जा रहा है, सांकेतिक बनाना है। ऐसा मान लीजिए भाई, क्या ही भारत है, तो यहाँ से जो है आपका, यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो है इस प्रकार से अरावली पर्वत जो है विस्तृत है। यहाँ से लगाकर गुजरात से लगा करके दिल्ली हरियाणा तक कौन सा पर्वत विस्तृत है? अरावली पर्वत विस्तृत है। आपसे क्या पूछ रहा है? ये पर्वत दोस्तों कौन सा है आपका? ये पर्वत है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर। दोस्तों आपसे पूछे सर्वोच्च शिखर क्या है अरावली पर्वत का? तो इसका नाम होगा दोस्तों गुरु शिखर, जो है आपका इसका सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। ये कितने राज्यों में, और ये गुरु शिखर है तो किस पर्वत पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर्वत, आबू पर्वत पर स्थित है। और दोस्तों इसी आबू पर्वत पर आपको क्या मिल जाएगा? दिलवाड़ा जैन मंदिर भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? दिलवाड़ा जैन मंदिर भी मिल जाएंगे। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, इसका निर्माण जो दोस्तों गुजरात के चालक सोलंकी शासक हुआ करते थे, भीम द्वितीय का मंत्री बिमल शाह द्वारा इनका निर्माण करवाया। बिमल शाह द्वारा जो इसका निर्माण हुआ है। क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है दोस्तों। जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो है आपकी 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इसका सही जवाब है। यह पर्वत श्रेणी दोस्तों, अंतिम चोटी जो है इसकी रायसीना हिल्स कहलाती है। दिल्ली में स्थित है रायसीना हिल्स। और यहाँ पर क्या है आपका? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना हिल्स पर। फ्रेंड्स इतनी बार जानकारी ध्यान रखनी है आपको अरावली पर्वत के बारे में। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत को पृथक करने वाले गैप को क्या कहते हैं? मतलब गैप कौन सा है जो अरावली और किसको गिरफ्तार करता है, मतलब उनके बीच में जो विभाजित करता है, वो गैप कौन सा है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, ये जो इसका पूरा नाम होता है इंडो सांको सदर जोन। और ये क्या करता है दोस्तों? जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, महान हिमालय के मध्य कौन सा गैप पाया जाता है? तो ITCZ हो जाएगा। MCT जो है आपका मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं। ये जो है फ्रेंड्स है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है। तो महान हिमालय प्लस लघु हिमालय के मध्य कौन सा गैप पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल ट्रस्ट MCT। और जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये दोस्तों आपका बाहरी शिवालिक हिमालय को मैदान से अलग करता है, उत्तर के विशाल मैदान से। तो शिवालय के हिमालय को किससे अलग करता है? ये मैदानी भाग से जो है अलग करता है। और जो ये है आपका, इसका पूरा नाम है आपका ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। और ये फ्रेंड्स जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका मान लीजिए अरावली पर्वत है, और यहाँ पर जो है आपका ये इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत है। तो बीच का जो क्षेत्र होगा, विभाग गैप होगा, इसे क्या कहेंगे हम? GBT कहेंगे। चलिए विंध्याचल पर्वत की दोस्तों बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। विंध्याचल पर्वत जो है आपका कुछ हिस्सा इसका गुजरात में पड़ता है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और
कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। सासाराम बिहार तक भाई विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत की आपसे पूछी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सद्भावना जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी, सद्भावना। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स सतपुड़ा पर्वत की अगर बात की जाए तो मान लीजिए ऐसा कि भाई ये भी सतपुड़ा पर्वत है, एक ये है, एक ये है, ये। तो सतपुड़ा पर्वत दोस्तों गुजरात में भी विस्तृत है। गुजरात के बाद कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका क्या है छत्तीसगढ़ में। 3 राज्यों में यह पर्वत स्थित है। गुजरात में जो इसे दोस्तों कहते हैं, इसे गिरी पहाड़ी भी कहा जाता है। गिरी पहाड़ी या हाँ सॉरी थोड़ा सा ये जो है आपका जॉबर्ट हिल्स कहलाता है गुजरात में। और जो दूसरी श्रेणी है यानी मध्य प्रदेश के बाघ वाली की, तो उसे क्या कहते हैं राजपीपला श्रेणी कह दिया जाता है। राजपीपला मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों इसमें कई हैं, जैसे बड़वानी की पहाड़ियां हो गई, बुरहानपुर की पहाड़ियां हो गई, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हो गई, महादेव पहाड़ी हो गई, महादेव पहाड़ी हो गई, और छत्तीसगढ़ में है आपकी मैकाल श्रेणी। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा है। ये सभी की सभी किसकी है सतपुड़ा पर्वत के हिस्से। आपसे पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो राजपीपला भी है भाई। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां कहाँ मध्य प्रदेश में पड़ जाएंगी, और राजपीपला कहाँ पर पड़ जाएगी आपकी गुजरात में पड़ जाएगी। और जोबट हिल्स है ये भी आपकी गुजरात में पड़ जाएगी। गिरी पहाड़ी भी है गुजरात में, लेकिन यह दोस्तों किसका हिस्सा है याद रखिएगा, ये आपका विंध्याचल का हिस्सा पड़ती है। कौन गिरी पहाड़ी, ये इसका हिस्सा नहीं। आपसे पूछे सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा कि धूपगढ़ जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी। सतपुड़ा पर्वत पर एक दोस्तों हिल स्टेशन भी स्थित है। क्या स्थित है हिल स्टेशन, उसका नाम क्या है पचमढ़ी जो है उसका नाम। पचमढ़ी यहाँ पर हिल स्टेशन है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है। चलिए अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, जब हम क्या करते हैं प्रशासनिक आधार पर वनों का क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं प्रशासनिक आधार पर वन। कौन कौन से होते हैं, जब प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो ये 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं आपके आरक्षित वन, दूसरे होते हैं आपके संरक्षित वन, और तीसरे होते हैं आपके अवर्गीकृत वन जो है होते हैं। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो आपका जवाब होगा 65% जो है आपके 65.4% आरक्षित वन है, 32.8% आपके क्या है संरक्षित वन है, और अवर्गीकृत वन जो है 1.8%। अब बताइए प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि आरक्षित वन जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और कितने हो 65.4%। जब प्रशासनिक आधार पर बांटा जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, आरक्षित वन दोस्तों ये वही है जिसमें आपके नेशनल पार्क आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। जितने भी सरकार सुरक्षित करती है सभी के सभी क्या हैं आरक्षित वन। जो आपके गांव में लगे हुए हैं जहाँ कोई नहीं जानता वो कौन से हैं अवर्गीकृत वन, और जहाँ पर जाली लगी मिल जाती है वो संरक्षित वन होते हैं। मैं सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास भाई क्या है, आपसे प्रश्न जो है पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहली बात आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है पूरे भारत में, तो आपका जवाब क्या होगा मध्य प्रदेश जो है वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो कब किया गया था 1966 में। गोंद और हर्रा का दोस्तों 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था।
बांस का राष्ट्रीयकरण इस बार पूछा जा चुका है, पूछ लिया है कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1973 में। और सलाई का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1973 में दोस्तों, बांस और सलाई दोनों किया गया था। और साल का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1975 में किया गया। आपसे पूछ रहा है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, दिए गए विकल्प में आपका ऑप्शन सही होगा। ए 69 में आपका गोंद और हर्रा किया गया था, 73 में बांस और सलाई किया गया था, और 74 में किया गया था आपका साल का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बात याद रखिएगा, एक प्रश्न आ चुका 2024 में। यहाँ अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश वन विकास निगम जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम जो है आपका भोपाल में स्थित है। दिए गए ऑप्शन में कोई भी उत्तर आपका नहीं है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। जी हाँ, तो आपका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर इंदौर काट कर क्या कर लीजिएगा, भोपाल कर लीजिएगा, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वन विकास निगम की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 24 जुलाई 1975 को क्या हुई थी, वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, आप याद रखिए। वनों से संबंधित अन्य संस्थान दोस्तों देखें तो आपको पता होना चाहिए कि, चलिए बात करते हैं वनों से संबंधित अन्य संस्थान। इसमें अगर फ्रेंड्स देखेंगे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका जो है भोपाल में स्थित है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान यानी कि दोस्तों इसे कह दिया जाता है सिद्धरी स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी, और ये कहाँ पर स्थित है, आपका जबलपुर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान वन संस्थान दोस्तों इसे कह दिया जाता है टिफरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और ये भी कहाँ पर स्थित है, आपका जबलपुर में। जड़ी बूटी बैंक दोस्तों ये आपका जो है पचमढ़ी में स्थित है, जड़ी बूटी बैंक। आपसे पूछिए वन भवन कहाँ पर है, तो आपका जवाब कहाँ पर होगा, भोपाल में स्थित है वन भवन। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह भी आपका जो है भोपाल में ही स्थित है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन है, तो सबसे पहली बात आप इसमें समझिएगा कि मध्य प्रदेश का एक सदनीय विधायिका है, और मध्य प्रदेश विधानसभा भवन तो दोस्तों से पहले हम मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। और फ्रेंड्स इसके बाद जो नया विधानसभा भवन बना उसे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहते हैं। तो नया जो विधानसभा भवन है वो कौन सा है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। और दोस्तों यह जो है आपका मिंटो हॉल 1956 से लगा करके 1996 तक आपका विधानसभा भवन रहा है। 1996 में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा द्वारा दोस्तों क्या किया गया, नए विधानसभा भवन क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है दोस्तों, ये आपका हमारा क्या है, नया विधानसभा भवन है। और इसके आपसे पूछा जाए कि वास्तुकार कौन है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप क्या देंगे कि चार्ल्स कोरिया साहब जो है इसके क्या है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। आपसे पूछे मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो आप बताएंगे आगा खां अवार्ड जो है इस विधानसभा भवन को मिल चुका है। आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स से जो विधानसभा है मध्य प्रदेश में, इसमें कुल सीटें कितनी है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीट कितनी है, तो आपका जवाब होगा 230 है। इन 230 में एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है, और एससी के लिए जो है 35 सीटें आरक्षित है। क्या आपको ये बातें समझ में आई है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों,
पहले जो इसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड संग्रहालय दोस्तों ये आपका दूसरा बात है। इसे जो है राज्य संग्रहालय जो वर्तमान में है वो राज्य संग्रहालय का पुराना नाम हुआ करता था। एडवर्ड संग्रहालय का निर्माण जो है 1909 में सुल्तान बेगम द्वारा करवाया गया था। सुल्तान जहां बेगम द्वारा करवाया गया। पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है मिशन अंकुर कार्यक्रम दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 3 तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें साक्षर ज्ञान बढ़ाने के लिए और संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए भारत मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम चलाए से हम क्या कहते हैं? अंकुर कार्यक्रम कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा से संबंधित। दोस्तों शिक्षा समेत कुछ अन्य योजनाएं हैं जैसे कि आप ये है आपका अंकुर कार्यक्रम। ये जो है आपका कब एक कक्षा 1 से 3 तक को साक्षरता को क्या करने के लिए बढ़ाने के लिए चलाया गया था। अगली बात करें तो दोस्तों प्रखर योजना चलाई गई थी और प्रखर योजना जो है यहाँ पे बच्चे क्या कर सके पढ़ाई के साथ साथ उन्हें व्यवसाय के जो है एक प्रकार क्या दी जा सके व्यवसाय के ट्रेनिंग दी जा सके इसके लिए प्रखर योजना चलाई गई। दोस्तों स्टीम योजना भी मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित है। और स्टीम मतलब एस का मतलब होता है साइंस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, आ का मतलब आर्ट, एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स। यानी सभी विषय की विस्तृत समझ विकसित करने के लिए ये योजना लाई गई। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में उज्जैन में मोस्ट इंपोर्टेंट है मेडिकल डिवाइस पार्क हाल ही बनवाया गया है। आयुष सुपर हॉस्पिटल जो है दोस्तों भोपाल और इंदौर में आपके बनवाए जा रहे हैं। आयुष सुपर हॉस्पिटल कहाँ पर बनवाए जा रहे हैं? भोपाल और इंदौर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय है वो आपको कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय और इसकी स्थापना 2013 में की गई। खजुराहो में फ्रेंड्स जो है आदिवर्त संग्रहालय स्थित है। जनजातियों के लिए जो है आदिवर्त संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आप द्वारा जवाब होगा खजुराहो में स्थित है। आपसे पूछे बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बादल भोई संग्रहालय छिंदवाड़ा और जबलपुर में दोस्तों कोई संग्रहालय दुर्गावती संग्रहालय है। यहाँ दुर्गावती संग्रहालय और एक संग्रहालय है मढ़वैया संग्रहालय, मढ़वैया संग्रहालय, तो संग्रहालय है जबलपुर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसकी बात तो की है भाई। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय मूल रूप से जो है दोस्तों 1954 में जहाँ तक मुझे याद है बनवाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। बादल भोई दोस्तों जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके स्मरण में बनवाया गया। 1977 में जो है इसे थोड़ा सा और बड़ा किया गया था। 1992 में रहने दीजिए। बाद में इसे क्या दिया गया? 1954 में इसकी स्थापना की। बाद में क्या किया गया दोस्तों? राज्य संग्रहालय का जो है दर्जा दिया गया। राज्य संग्रहालय का दर्जा दिया गया। शायद 1977 में जो दोस्तों था इसका नामकरण किया गया था। पहले इसका नाम बादल भोई नहीं हुआ करता था, पहले राज्य जनजातीय संग्रहालय था। 1977 में क्या किया गया? इसका नामकरण किया गया बादल भोई के नाम पर। बाद में 2013 में समय निकला। तो भोपाल में हम देख चुके जनजातीय संग्रहालय है, खजुराहो में आदिवासी संग्रहालय है, छिंदवाड़ा में बादल भोई हुए। सही जवाब हो जाएगा आपका सी बादल भोई। जबलपुर में दुर्गावती और मढ़वैया संग्रहालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रदेश के लोक कवि में शामिल नहीं? दोस्तों लोक कवि क्या होते हैं? जो लोक आख्यान करते हैं। कोई फिल्मी गाना नहीं, कोई स्पेशल इंग्लिश सॉन्ग नहीं। तो जगनीत में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? आलाखंड लिखा हुआ है। ये भी क्या है? लोक गायन है आलाखंड। ईश्वरी दोस्तों फागों के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपका लोक गायन है। संत सिंह जी अपने भजन के लिए जाने जाते हैं, ये भी इनका लोक गायन है। लेकिन कालिदास दोस्तों ये संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत लोक भाषा नहीं है, ये क्या है? साहित्य की भाषा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाता है? तो दोस्तों संविधान सभा जो है 1946 में बनाई गई थी
और किसके आधार पर जो भारत में आया था, किसका नाम था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने भारत में तात्काल में देखा तो उस समय तक दोस्तों भारत में जो है 39 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 39 करोड़ जनसंख्या थी। इसने कहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या में क्या है, एक सदस्य लेंगे। तो 39 भागे यदि आप 10 लाख कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 लाख करेंगे तो आपका जो है निकल करके आ जाएगा भाई यहाँ पर कुल 389 सदस्य बन रहे थे पूरी जनसंख्या। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। 10 लाख में से एक सदस्य। चलिए, ये 389 सदस्य थे, इनमें से 93 देशी रियासतों से आए हुए थे और 296 हैं दोस्तों ये ब्रिटिश भारत से लिए गए। इन 296 में 292 का दोस्तों क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था और 4 जो है ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से आए। अगली बात करते हैं, प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना क्या? तो संविधान की फ्रेंड्स प्रस्तावना है, जिसे प्रियम्बल कह दिया जाता है, को उद्देशिका क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स समझिएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसका समय था आपका 13 दिसंबर 1946 को। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस संविधान की एक प्रकार की रूपरेखा थी। इसे आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया और यही आगे चल करके दोस्तों क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया। इसलिए उद्देश्य, क्योंकि ये उद्देशिका का से दोस्तों निकल करके आया हुआ था, इसलिए जो है प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। संविधान को उद्देश्य बताती है, हाँ प्रस्तावना बताती है, लेकिन इसलिए इसे उद्देशिका नहीं कहते हैं। जनता के उद्देश्य बताती है, हाँ ये भी है, लेकिन ये भी नहीं मैंने कारण है। उद्देश्य प्रस्ताव का उन्नत रूप है क्या, प्रस्तावना से। तो आपका सही वाक्य हो गया, सी ऑप्शन जो है सही वाक्य। अगली बात है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास का सिद्धांत है? तो मुझे तो लगता है भाई सभी जो इसमें जैव विकास का सिद्धांत है। उपाधिक लक्षणों का सिद्धांत जो है आपके लैमार्क ने प्रतिपादन किया था। प्रकृति के वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था और परिवर्तन का सिद्धांत का जो होता हुगो डी बीज द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं सभी क्या हो रहे हैं दोस्तों, सभी सिद्धांत आपके क्या है, संबंधित है किससे, जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी? ध्यान दीजिएगा। तो भारत में जो है अभी तक कितनी बार स्वास्थ्य नीति लाई गई है? याद रखिएगा 3 बार जो भारत में स्वास्थ्य नीति लाई गई। प्रथम बार जो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय पर लाई गई थी और दूसरी बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर लाई गई थी और तीसरी बार जो है मोदी जी के समय पर लाई गई। पहली बार जो है 1983 में लाई गई थी, दूसरी बार जो है 2000 में लाई गई थी और तीसरी बार जो है 2017 में लाई गई। आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई? तो आपका सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे देश के डाटा को क्षति पहुंचाना तो उसे छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये तो साइबर वार होता है। किसी देश पर जो क्या करना, डाटा संबंधी जो है कंप्यूटर में उसका करना है, एक दूसरे का नुकसान होता है, तो साइबर वार। वर्ल्ड वार होता है कई बार, वर्ल्ड वार साइबर कंप्यूटर के माध्यम से किसी को नुकसान हो जाए, साइबर वार है। देश की बात है, देश साइबर बुलिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो साइबर बुलिंग होता है ये भी आपका साइबर अपराध है और इसका जो है जब मानवीय नुकसान की भावना से इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ये समझिएगा, मैं डाटा का प्रयोग करके आपकी ईमेल हैक करता हूँ और फिर उससे कुछ आपसे ब्लैकमेल करने के लिए मतलब कुछ मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, इसे क्या कहेंगे, साइबर बुलिंग कहेंगे। मानवीय मानव नुकसान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए साइबर बुलिंग।
क्लैम क्या होता है दोस्तों, जब हम इंटरनेट पर किसी के लिए गाली गलौज शब्द बोल देते हैं तो क्या कहलाता है, क्लैम कहलाता है। थेफ्ट, थेफ्ट मतलब होता है दोस्तों पहचान चोरी करना, आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की किसी की चोरी करना, पासवर्ड चुराना, ये क्या कहलाता है, थेफ्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है कि छोटी राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकिंग सिस्टम में घुसना क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सलामी हमला कहते हैं। जब कई बार क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोग जो है बैंक के सिस्टम में घुसते हैं, जैसे आपके खाते में कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं, तो 1 रुपए काटेंगे आपके खाते से। ऐसे ऐसे जो है 500 खाते हैं सभी लोगों के, सभी 1 रुपए काट लिए तो 500 रुपए हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई 1 रुपया तो कट गया, वो एटीएम में चार्ज है। जब स्मॉल अमाउंट इस प्रकार से धोखाधड़ी किया जाता है तो क्या कहते हैं, सलामी हमला कहते हैं। स्टॉकिंग क्या होता है फ्रेंड, किसी को भय दिखाना, भय भयवाह करना, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि भाई कोई लड़की है, कोई लड़का है, आपसे बात कर रही है, कर रहा है, आपने उसके साथ में क्या किया भाई, कुछ ऐसे शब्द बोले उसके लिए, पर्सनली जीवन में घुसकर उसके जो है कुछ शब्द आप बोलने लगे, उन शब्दों को आपने क्या कर लिया, फोन में कैप्चर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया, बाद में उसे क्या कर रहे हैं, वो वीडियो से भेज रहे हैं, वो असली फोटो भेज रहे हैं, तो उसे डरा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, स्टॉकिंग कहलाता है। पायरेसी क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट पर जो है कॉपी करना, मतलब जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया इंटरनेट पर किसी ऐप्स में, और वैसा ही जो है मेरा वीडियो बना करके अपनी जगह आप डाल लो, उससे पैसे कमाई हो, तो क्या कहलाएगा, आपका पायरेसी कहलाएगा, मतलब दूसरी प्रति बेचना है इंटरनेट पर किसी चीज। स्पूफिंग क्या है, तो स्पूफिंग भी जो है एक प्रकार का साइबर अपराध है। अगली बात करते हैं, समय भाई हो गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को कहाँ से प्रारंभ किया गया था, फ्रेंड्स समाप्त करते हैं थोड़ा सा, जो है इसे रांची से प्रारंभ किया गया था, और ये 23 सितंबर 2018 को जो है प्रारंभ की गई थी। स्वास्थ्य योजना है, इसमें जो है स्वास्थ्य का बीमा दिया जाता है। लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो सार्क फ्रेंड्स ये दक्षेश भी हिंदी में कह दिया जाता है, दक्षेश, इसका मतलब होता है जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संघ है। इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें, ये स्थापना जो है आपकी 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें दोस्तों सदस्य हैं कुल 7 देश जो है सदस्य हैं। इसकी अगर आप बात करें कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू, वहाँ पर है इसका मुख्यालय। इसमें भारत भी सदस्य है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल है, भूटान है, कितने हो गए भाई, 1 2 3 6, एक मालदीव है, तो ये 7 देश हैं इसके सदस्य, हमारे सदस्य नहीं है। इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो। तो ये फ्रेंड्स क्या थी हमारी जो 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, मैंने खूब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आपने देखा हुआ है। इस तरह ये आपको जो क्लास फ्रेंड्स पसंद आई है और हमारी मेहनत जो है पसंद आई है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीन मानिए इतना कंटेंट बनाने में आपके सामने लाने में पूरा दिन निकल जाता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, हमारा साथ चलिए। मिलते हैं चौथी टेस्ट सीरीज पर।